हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो पियाजे की थियरी जो है मोरल डेवलपमेंट के लिए आज उसके बारे में बात करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अब आप सोच सकते हैं, हो सकता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए अगर आपने थोड़ी बहुत साइकोलॉजी पढ़ी है, स्पेशली ये जो थियरीज हैं डेवलपमेंट की, इनसे रिलेटेड आपने पढ़ा है तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि पियाजे का तो जो है वो हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी पढ़ी है, जिसमें हमने 4 स्टेजेस जो है वो पढ़ी थी। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल के बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो ये स्टेजेस आपके दिमाग में घूम रही होंगी पियाजे का नाम लेते ही, जिसमें स्कीमा, अडेप्टेशन, एसिमुलेशन, वो सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके एक बार देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है आपने पियाजे की मोरल डेवलपमेंट की थियरी के बारे में ना सुना हो, बट अगर आपने मेरी जो कोलबर्ग की थियरी जो मैंने पढ़ाई थी मोरल डेवलपमेंट की, वो देखी है तो आपको श्योरली याद होगा कि उस थियरी के शुरुआत में मैंने बोला था कि कोलबर्ग ने पियाजे से इन्फ्लुएंस होके, या जो पियाजे का काम था उसी के ऊपर काम करते हुए मोरल डेवलपमेंट के बारे में आगे बात की कोलबर्ग ने। ठीक है, सो वो पियाजे की थियरी क्या है मोरल डेवलपमेंट की, वो जानना जो है वो काफी जरूरी हो जाता है। ये बहुत कम हो सकता है आपको इस पे वीडियोस मिले, या बहुत कम सुनी हो आपने, इसके बारे में सुना हो। तो आज हम बात करेंगे पियाजे की थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। सो जीन पियाजे जो है वो काफी फेमस रहे हैं किसके लिए? थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, जो हमने अभी बात की। लेकिन उन्होंने एक रेलेवेंट और यूजफुल थियरी दी है मोरल डेवलपमेंट की भी। ठीक है, और उन्हीं से इंस्पायर होके कोलबर्ग ने फर्दर काम किया मोरल डेवलपमेंट के ऊपर, और फिर उन्होंने थियरी दी, थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट बाय कोलबर्ग। ठीक है जी। अब जो ये थियरी है जीन पियाजे की, जीन पियाजे ने कैसे काम किया या क्या चीजें की, जैसे कोलबर्ग की थियरी में हमने पढ़ा था कि उन्होंने डिलेमास बताए, डाटा इकट्ठा किया एम्पेरिकली, और वो सारी चीजों के बेसिस पे उन्होंने एनालाइज किया। हालांकि उसका काफी क्रिटिसिज्म हमने पढ़ा, बट उस थियरी के बारे में हमने ये चीजें जानी थी। जीन पियाजे जो हैं उन्होंने मोरल डेवलपमेंट को एक डेवलपमेंटल प्रोसेस की तरह पढ़ा। जैसे उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पढ़ा था एक प्रोसेस में, वैसे ही उन्होंने मोरल डेवलपमेंट को भी एक प्रोसेस की तरह पढ़ा। प्लस उन्होंने क्या अडॉप्ट किया, उन्होंने 2 डिफरेंट अप्रोचेस जो है वो अडॉप्ट किए इसके बारे में जानने के लिए, या इसके बारे में एक तरीके से हम बोल सकते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो वो अप्रोच क्या थे? वो पहला अप्रोच था कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं ना, तो जो कंचे या मार्बल्स खेल रहे होते हैं बच्चे, उस टाइम पे जो डिफरेंट डिफरेंट एज के बच्चे खेल रहे थे, वहां पे उन्होंने उनसे क्या किए, क्वेश्चंस पूछे। और क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे? वो जानना चाह रहे थे कि जो रूल्स हैं गेम के, जैसे कई बार होता है ना कि हम बड़े होते हैं तो हम खुद ही अपने रूल्स बना लेते हैं। जैसे अगर हम 10-15 साल का बच्चा अगर होगा, तो वो जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो उनके अपने रूल्स होते हैं कि वहां पे बाउंड्री होगी, वहां पे छक्का होगा, वो सारी चीजें। ठीक है, कि वहां का 6 होगा, वहां का 4 होगा, कैसे आउट होगा, वगैरह वगैरह। तो वो जो रूल्स हैं, उस तरीके के जो रूल्स हैं गेम के, उनके बारे में जानने की कोशिश की कि बच्चों के हिसाब से उनके क्या बिलीफ हैं राइट और रॉन्ग को लेके, सही और गलत को लेके। जैसे कई बार अगर हम किसी को बोल दें कि आउट हो गया, पर वो गलत बोले, या वो बोले कि नहीं मैं नहीं हुआ हूं, हो सकता है वो आउट ही हो उस टाइम। तो गेम में अपना सही और गलत होता है, तो वो सही और गलत जानने के लिए वो जो बच्चे खेल रहे थे कंचे, उनको ऑब्जर्व किया और उनसे क्वेश्चंस पूछे। और वहां से क्या कंक्लूजन निकाला पियाजे ने, कि जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनके एसेंशियली ऐसे कोई रूल्स हैं नहीं। ठीक है, वो बस खेल रहे हैं मनमर्जी से, जो चीजें चल रही हैं उस हिसाब से, लेकिन उनके कोई ज्यादा स्पेसिफिक जो है वो रूल्स नहीं है। और जो 5 से 10 साल के एज ग्रुप में बच्चे हैं, यानी चिल्ड्रन फॉलिंग इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 10 ईयर्स, उन्होंने उनको जो वो क्या करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं रूल्स को, और वो देखते हैं कि जो रूल्स उनको बताए गए, मान लो बच्चा कोई खेल रहा है या किसी ने रूल्स बता दिए या पेरेंट्स ने बता दिए, तो वो रूल्स क्या है उनके लिए, वो फिक्स्ड हैं और नॉन चेंजेबल है। मतलब वो अगर बोल रहा है आउट है तो आउट ही है वाली सिचुएशन। सो वो फिक्स्ड होते हैं और उनको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, वो उनकी अपनी थिंकिंग होती है, उनके अपने रूल्स होते हैं, और वो क्या है, एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ। मतलब मान लो बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, तो वो आपस में ही डिसाइड करेंगे ना कि वहां तक गई तो बाउंड्री है, अगर वहां पे दीवार पे सीधी जाके लगी तो 6 है, इस तरीके से। तो वो जो म्यूचुअल कंसेंट के साथ उनके रूल्स बनते हैं, वो 10 साल से ऊपर का उन्होंने ये चीजें जो है वो उन्होंने ऑब्जर्व की। तो एक अप्रोच तो ये हो गया कि ऑब्जर्व करके उन्होंने बच्चों से क्वेश्चंस पूछे। दूसरा अप्रोच था उनका मोरल डिलेमास प्रेजेंट करने का। जब उन्होंने क्लिनिकल इंटरव्यूज लिए,
क्लिनिकल इंटरव्यूज मतलब जब आप बैठा के बच्चे से पूछते हैं वो डिलेमास दे के। ऑल्दो इन डिलेमास की बात फिर किसने की दोबारा से, कोलबर्ग ने भी की, जो हमने पढ़ा कल की थियरी में। सो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो मोरल डिलेमा की बात पियाजे ने भी की है, ठीक है। तो पियाजे ने मोरल डिलेमास दी, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो यंगर चिल्ड्रन है वो किस पे फोकस करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस पे। यानी कि अगर चोरी करना गलत है तो वो गलत ही है। जो आउटकम निकल के आ रहा है ना, कि मान लो अभी आपको मैं बताऊंगी एग्जाम्पल के साथ, तो आउटकम के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि सही है या गलत है। लेकिन जो ओल्डर चिल्ड्रन है यानी 10 साल से 12 साल से ऊपर के, वो क्या करते हैं, वो इंटेंट को ध्यान में रखते हैं। इंटेंट यानी इंटेंशन, कि आप डेलिबरेटली आपने कोई गलती की है या आपसे गलती हो गई है, तो वो उस बेसिस पे देखते हैं, ना कि जो आपका आउटकम है या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस बेसिस पे। अब ये चीज, ये जो आपका सेकंड अप्रोच है, ये आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि उस बेसिस पे ना उन्होंने दो ये स्टेजेस दे दी, एक हेटेरोनोमस स्टेज ऑफ मोरालिटी और एक ऑटोनमस। तो ये किस बेसिस पे दी है वो एक बार एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे ये एक मॉरल डिलेमा उन्होंने बच्चों के सामने रखा कि एक बच्चा है जॉन, आप ये नाम याद रखिएगा थोड़ी देर के लिए, कि जॉन जो है वो अपने रूम में बैठा था, डिनर के लिए उसको आवाज लगाई गई पेरेंट्स के द्वारा, फिर वो डिनर डाइनिंग रूम में जो है वो गया। जैसे ही उसने डाइनिंग रूम का दरवाजा खोला, उस दरवाजे के पीछे रखी थी चेयर, और वो चेयर जो है उसके ऊपर ट्रे रखी थी जिसमें 15 कप थे। और जैसे ही उसको पता नहीं था जॉन को कि वो दरवाजा खोलेगा या उसके पीछे चेयर है, तो जॉन ने जैसे ही दरवाजा खोला और वो पीछे से वो क्या हो गया, वो जब डाइनिंग रूम में उसने एंटर करने के लिए दरवाजा खोला तो वो ट्रे जो है वो वहां से गिर जाती है और सारे के सारे कप जो है वो टूट जाते हैं, 15 के 15। ये एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन है कि एक बच्चा है हेनरी, वो जॉन था जिसने 15 कप तोड़े हैं, ये बात याद रखिएगा। हेनरी जो है उसने क्या किया, जैम उसको निकालना था कप बोर्ड से, घर पे पेरेंट्स, उसकी मम्मी जो है वो बाहर गई थी, वो थी नहीं, ऑल्दो हो सकता है वो बोल के गई हो कि कुछ भी छेड़ना नहीं है, ठीक है। सो उसने क्या किया, वो एक चेयर पे चढ़ गया किचन में जाके, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे स्ट्रेच आउट करते हैं ना वैसे अपना हाथ आगे बढ़ाया जैम लेने के लिए, लेकिन जैम बहुत ज्यादा हाई था और उस तक वो पहुंच नहीं पा रहा था। तब उसने गलती से, वो जब वो ट्राई कर रहा था तो वहां पे क्या हुआ, एक कप जो है उसके ऊपर उसका हाथ लग जाता है और वो कप जो है वो टूट जाता है। यानी अब हमारे पास क्या है, दो बच्चे हैं, जॉन और हेनरी, और हमने पूरी सिचुएशन पढ़ी जिसमें जॉन ने जो है वो क्या किया, 15 कप तोड़ दिए गलती से, और हेनरी ने जो है क्या किया, एक कप तोड़ा है। तो पियाजे ने बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि इन दोनों में से, जॉन और हेनरी में से किसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और कौन ज्यादा शरारती है, कौन ज्यादा नोटियर है दोनों के बीच में। तो जो यंगर, मतलब जो यंगर चिल्ड्रन थे, यानी अप टू 10 ईयर्स हम लगा के चल सकते हैं, वो क्या थे, वो डिस्टिंग्विश तो कर पा रहे थे कि किसने डेलिबरेटली किया है या किसने अनइंटेंशनली किया है, ठीक है। अब उनको पता है कि जॉन ने जो है वो गलती से गिरा है, वो डेलिबरेट नहीं था, अनइंटेंशनली था, और हेनरी जो है वो जानबूझ के वहां जैम निकालने के लिए चढ़ा और तब जाके वो कप गिरा। लेकिन फिर भी जो यंगर चिल्ड्रन है वो किस बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं, जजमेंट ले रहे हैं कि कौन ज्यादा नोटियर है, आउटकम ऑफ द एक्ट। और आउटकम क्या था कि जॉन से जो है वो 15 कप टूटे हैं, वो ट्रे गिरी है, और हेनरी से जो है वो एक कप टूटा है। यानी कि अगर हम आउटकम के बेसिस पे देखें तो जॉन जो है वो क्या है, नोटियर है अकॉर्डिंग टू सम यंगर चिल्ड्रन, ठीक है जी। इससे क्या पता चलता है कि यंगर चिल्ड्रन जो है वो कौन सी स्टेज से पास हो रहे हैं, हेटेरोनोमस मोरालिटी की स्टेज पे हैं। अब दूसरा जो था, ओल्डर चिल्ड्रन जो थे, वहां से उसने क्या देखा कि उनका जजमेंट क्या है, पर्सन के मोटिव पे है। उनको पता है कि जॉन ने जो है वो गलती से किया, उसका कोई पर्पस नहीं था, उसने बस डोर खोला, उसको नहीं पता था। सो वो क्या था, वो अनइंटेंशनली था, ठीक है। और हेनरी जो है उसको वो काम कर रहा था जो उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसकी मदर घर पे नहीं थी। सो हेनरी को ये क्या कह रहे हैं, ये नोटियर कह रहे हैं, जो 10 साल से ज्यादा के बच्चे हैं वो। तो हेनरी की जो ओल्डर चिल्ड्रन है वो किस स्टेज पे हैं, ये ऑटोनमस मोरालिटी के स्टेज पे है, ऐसा पियाजे ने इन कंक्लूजन्स को देखते हुए बोला। तो इन कंक्लूजन यानी आउटकम और जो कॉन्सिक्वेंसेस या आउटकम के बेसिस पे हैं, वो क्या हो गया, हेटेरोनमस वाला। और ऑटोनमस वाला जो मोरालिटी है वो क्या रहेगी, जब वो इंटेंशन के बेसिस पे देख रहे हैं या इंटेंट के बेसिस पे देख रहे हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये जो दो स्टेजेस हमने पढ़ी, कौन कौन सी, ऑटोनमस और हेटेरोनमस। सो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब हमने पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था कि पियाजे ने 4 स्टेजेस जो है वो दी हैं, 1 से लेके 2 3 4 फॉर्मल ऑपरेशनल तक। और पहली थी हमारी सेंसरी,
तो यहाँ पे ये जो 4 स्टेजेस दी थी इनमें हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं थी, फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि आप जंप नहीं कर सकते कोई स्टेज, ये कंटिन्यूटी में चलेंगी। लेकिन पियाजे ने जब मोरल डेवलपमेंट की बात की तो ये ऐसे स्पेसिफिकली सेपरेट नहीं किया इन स्टेजेस को, ऑल्दो इन्होंने डेवलपमेंट की या एज की बात की है, बट ये जो डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट इन्होंने देखा ये प्रोग्रेसिवली देखा। ये जो 2 हमने टाइप या स्टेजेस की बात की, ये ब्रॉड फेज में देखा कि ये हो सकता है सेम बच्चा कुछ किसी मोरल डिलेमा में या किसी डिसीजन में क्या है हेट्रोनमस फेज में हो मोरल रीजनिंग में, और किसी दूसरे टाइम पे वही बच्चा जो है वो ऑटोनमस हो रिगार्डलेस ऑफ मैच्योर्ड एज। तो उसकी एज के रिगार्डलेस भी वो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, सो ये जो दोनों स्टेजेस हैं ये सेपरेट नहीं है बिल्कुल एक दूसरे से, ये दोनों साथ साथ चलेंगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे कॉग्निटिव थियरी में ये सेपरेटेड थी, 1 2 3 4 5, सेपरेटेड इन द सेंस फिक्स्ड थी ये कि आप एक दूसरे की इसको जंप नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, ये ऐसे स्पेसिफिकली सेपरेटेड नहीं है। तो ये जो दोनों स्टेजेस हैं, हेट्रोनमस स्टेज ऑफ मोरालिटी और ऑटोनमस स्टेज ऑफ मोरालिटी, हेट्रोनमस स्टेज को जो है वो मोरल रियलिज्म बोला जाता है, और जो ऑटोनमस है उसको मोरल रिलेटिविज्म बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिवली बच्चा जो है चीजों को देख के डिसीजन ले रहा है। यहाँ पे मोरल रियलिज्म है कि जो सही है गलत है वो एकदम से फिक्स्ड मान के चल रहे हैं यहाँ पे बच्चे। ठीक है, तो अब हेट्रोनमस और ऑटोनमस स्टेज में जो हम लेके चल रहे हैं वहां पे बच्चे किस किस तरीके से बिहेव करेंगे या एज क्या रहेगी उनकी, वो एक बार देख लेते हैं। सो जो हेट्रोनमस स्टेज ऑफ मोरालिटी है उसको मोरालिटी ऑफ कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं, और यहाँ पे ऑटोनमस को मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन बोलते हैं, जो हमें एग्जाम्पल से समझ भी आया। ठीक है, सो एज स्पैन की अगर हम बात करें तो 5 से 10 साल का बच्चा जो है वो नॉर्मली हेट्रोनमस स्टेज ऑफ मोरालिटी में की तरह बिहेव करता है, और ऑटोनमस में 10 to 12 ईयर्स, और टिपिकली हम 12 ईयर्स लगा के चलते हैं। अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो जिसको पियाजे हेट्रोनमस स्टेज ऑफ मोरालिटी में इंक्लूड कर रहे हैं उनका क्या है, एक एब्सोल्यूट मोरल पर्सपेक्टिव है, यानी कोई चीज कोई बिहेवियर या तो सही है या गलत है, मतलब इट्स लाइक इधर इट इज ब्लैक और इट इज व्हाइट बट देयर इज नो ग्रे। तो वो ग्रे की सिचुएशन यहां नहीं दिखाई हुई जब हम हेट्रोनमस स्टेज की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम ऑटोनमस स्टेज की बात कर रहे हैं वहां पे क्या है, अवेयरनेस है। क्या अवेयरनेस है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं है कि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है, ऐसे वाली सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट जजमेंट्स नहीं है। बच्चा जो है वो खुद को दूसरों के प्लेस पे रखने की कोशिश करता है, या एक तरीके से एम्पैथी जो है वो यहाँ पे दिखती है, और पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यहाँ पे बच्चा क्या जजमेंट लेके चलता है कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज भी हो सकते हैं, तो वो ऑटोनमस स्टेज रहेगी। अगर हम जजमेंट की बात करें तो हमने पढ़ा कि हेट्रोनमस स्टेज है, वहां पे कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे जजमेंट हो रहा है, यानी कि अगर जॉन ने 15 कप तोड़े हैं और हेनरी ने 1 कप तोड़ा है तो वो डिसीजन क्या ले रहा है कि जॉन ज्यादा नोटियर है, यानी आउटकम के बेसिस पे जितना ज्यादा डैमेज हुआ है किसी भी एक्शन से वही क्या है उतना ही ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस वहां देखने को मिलेंगे, यानी जितने ज्यादा कप तोड़े उतनी ज्यादा पनिशमेंट यहां मिलनी चाहिए। तो एक तरीके से सिवियर पनिशमेंट की यहाँ पे बात की जाती है। यहाँ पे क्या है, ऑटोनमस स्टेज में चिल्ड्रन जज द एक्ट बाय इंटेंशंस नॉट कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर हम अथॉरिटी के प्रति रिस्पेक्ट की बात करें तो हेट्रोनमस स्टेज का क्या रहेगा कि यूनिलेटरल रिस्पेक्ट है अथॉरिटी के लिए, यानी कि आप किसी चीज को, वो ही ना सही और गलत वाला कि मना है तो वो मना ही है, वो चीज नहीं करनी, ठीक है, वो फिक्स्ड है। लेकिन ऑटोनमस में क्या है, अवेयरनेस है किस बारे में कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग रूल्स के हिसाब से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, और एब्सोल्यूट जजमेंट यहाँ पे नहीं रहेगी, और अथॉरिटी के प्रति रिस्पेक्ट रहेगी, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है यहाँ पे कुछ भी। जब हम पनिशमेंट की बात करेंगे तो ये जो हेट्रोजेनस है इसमें हमने क्या बोला था, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ठीक है। तो वो एक तरीके से यहाँ पे क्या है, पनिशमेंट सिवियर होगी कि ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हैं या ज्यादा कप तोड़े हैं तो ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बिलीव करते हैं, ही बिलीव्स दैट पनिशमेंट इटसेल्फ डिफाइंस द रॉन्गनेस ऑफ एन एक्ट, कि आपको पनिशमेंट मिल ही तभी रही है कि आपने कुछ गलत किया है, तो रॉन्गनेस को ही डिफाइन करती है पनिशमेंट। यानी कि कोई भी एक्ट अगर बुरा है तो वो मतलब कब बुरा है, वो जब वो पनिशमेंट को लीड करता है। यानी आपने अगर चोरी की है तो चोरी की वजह से आपको पनिशमेंट मिलेगी, इससे क्या प्रूव होता है, अगर आपको पनिशमेंट मिल रही है तो ये एक्ट क्या है, ये आपका गलत था, बैड था, ठीक है। लेकिन ऑटोनमस में क्या है, ये माइल्डर पनिशमेंट को फॉलो करते हैं, फेवर करते हैं, जिससे कि कंपनसेशन हो जाए कि जो विक्टिम है
और जिस जो कल्प्रिट है उन दोनों को हेल्प हो रही है। ठीक है, विक्टिम को कंपनसेशन मिल रहा है कि हाँ भाई गलत हुआ है उसके साथ, लेकिन जो कल्प्रिट है जिसने ये गलत किया है, जो दोषी है, उसको एहसास हो जाए कि वो रिकॉग्नाइज कर पाए कि उसने गलत क्यों किया है। ठीक है, जिसकी वजह से वो चेंज कर पाएगा, रिफॉर्म हो पाएगा, इंप्रूव कर पाएगा। ठीक है, सो रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स भी जो यहाँ पे क्या होता है, बिलीव करते हैं रेसिप्रोकेट करने के लिए। तो ये पनिशमेंट हो गया। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। जब हम जस्टिस की बात करेंगे तो यहाँ पे चिल्ड्रन ओबे करते हैं लॉज को, बिकॉज दे एस्टैब्लिश बाय दोज इन अथॉरिटीज, कि वो अथॉरिटी ने किया है और यहाँ पे रिस्पेक्ट है अथॉरिटी के लिए। ठीक है, चाइल्ड कंफ्यूजेज अगर मोरल लॉ विद फिजिकल लॉ एंड बिलीव्स दैट एनी फिजिकल एक्सीडेंट और फॉर्चून दैट ऑकर्स आफ्टर अ मिसडीड इज अ पनिशमेंट विल्ड बाय गॉड, कि अगर मान लो आपने कुछ गलत किया है और उसके बाद आपका फिजिकल एक्सीडेंट हो गया या कुछ गलत आपके साथ हो गया, मिस हैपनिंग हो गई, तो यहाँ पे क्या मानेंगे कि उसने गलत किया था इसलिए गॉड ने उसको पनिश कर दिया। ठीक है, लेकिन ऑटोनमस में ऐसा नहीं है, वो रोल्स, ये जो लॉज और रूल्स हैं उनके ऊपर बिलीव करते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि ये वेलफेयर के लिए बने हैं, बच्चों के लिए, मतलब सबके वेलफेयर के लिए। ही डजंट कंफ्यूज नेचुरल मिस हैपनिंग विद पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग्स, कि अगर गलती से मतलब नेचुरल मिस हैपनिंग हो गई तो यहाँ पे वो ये मान के नहीं चलते कि भगवान ने सजा दे दी। ठीक है, बट जो रूल्स और लॉज हैं वो किसके लिए बने हैं, वो इंडिविजुअल्स के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए, सोसाइटी के लिए बने हैं। ये चीज यहाँ पे वो मान के चलते हैं, जो कि हमें जब हम कोलबर्ग का हमने पढ़ा था तो वहां पे भी क्या था, जब डिलेमा की बात हुई थी तो हाईएस्ट मोरालिटी कहां पे थी, जब हमने कन्वेंशनल लेवल की बात की थी। और उस कन्वेंशनल लेवल में क्या डिसीजन निकल के आता है हाइंज के डिलेमा के लिए, कि वो चोरी भी कर सकता है, कर लेता है, क्योंकि उसकी वाइफ की जान बचानी है हाइंज ने, और उसके बाद उसको पनिशमेंट भी नहीं मिल रही क्योंकि उसने एक तरीके से मजबूरी में और किसी की जान बचाने के लिए वो किया। तो वो क्या था, हमारे पास हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी था। और यहाँ पे भी हमें कुछ कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है कि वो रूल्स और लॉज को तो ओबे कर रहे हैं, और वो किसके लिए बात कर रहे हैं, वो वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। और कोलबर्ग की थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट जो इसी से, पियाजे की थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट से इंस्पायर होके उन्होंने काम किया। हमने ये बात की थी कि जब वो पीएचडी कर रहे थे कोलबर्ग, उस टाइम पे वो पियाजे के वर्क से काफी इन्फ्लुएंस थे और वहां से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने फर्दर जो है वो मोरल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके एक बार देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये जो ये आई लिंक है, यहाँ पे आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।